इलेक्ट्रिक फील्ड का एक प्रॉपर्टी, सिक्स प्रॉपर्टी ये हुआ, किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी समझ सकते हैं। जो चार्ज जितना ज़्यादा होगा उससे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता हुआ दिखाएंगे। यानी कि किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम निकलता हुआ दिखाएंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज होगा। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू a charge will be directly proportional to magnitude of the charge, magnitude of the charge। अगर चार्ज मान लेते हैं कि कोई चार्ज है, उससे हम n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलता हुआ दिखा रहे हैं। चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर दें तो 2n नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उससे निकलता हुआ दिखाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। किसी भी कंडक्टर के अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0 अगर कंडक्टर आइसोलेटेड हो, यानी कि कोई बैटरी या सेल से कनेक्ट नहीं किया गया हो, किसी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने वाले एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं हो, तो आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं होना चाहिए। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exists inside a metal or conductor। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोई कंडक्टर है, कोई मेटल और कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके सरफेस तक ही आ सकता है और सरफेस पर आकर खत्म हो जाएगा। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाई एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, उसको पेनिट्रेट करके आगे नहीं जा सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंप्लीटली उसके सरफेस पे ही खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाई एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर वाले रीजन को छोड़ देगा और फिर दूसरे सरफेस से बाहर निकल जाएगा। दूसरे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा वो दूसरे इंड्यूस्ड चार्ज से चलते होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस तक आया वो यहीं पर खत्म हो गया, ये इसको क्रॉस करके इधर नहीं जाएगा। यानी कि अगर कोई चार्ज यहाँ पर हम रख दें तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तक नहीं पहुंचेगा और इस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। इस पे जो फोर्स एग्जर्ट करेगा, इस सरफेस पर चार्ज जो इंड्यूस्ड होगा वो चार्ज क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और वो फिर प्रोड्यूस करेगा, एग्जर्ट करेगा फोर्स। तो सिंपली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आकर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाई एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर और मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये हुआ कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी मेटल या कंडक्टर के सरफेस पर आकर कंप्लीटली वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर या मेटल के सरफेस पर कैसे इंसिडेंट होगा। तो अगर ये मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मेटल या कंडक्टर का बना हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा।
कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पर इंसिडेंट होने के पहले उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा था और वो सरफेस के पास पहुंचने के पहले वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू अ मेटालिक और कंडक्टिंग सरफेस। कहीं भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंसिडेंट ऑलवेज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ कंडक्टिंग और मेटालिक ऑब्जेक्ट और सरफेस। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई स्फीयर है और ये स्फीयर मेटल या कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से आ रहा है, तो वो मेटालिक सरफेस के पास आकर बेंड कर जाएगा जिससे कि वो इस पर इंसिडेंट हो नॉर्मली, और जो पहले से नॉर्मल आ ही रहा है वो नॉर्मल ही रहेगा, उसको बेंड करने की जरूरत नहीं है। तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर इंसिडेंट होगा सरफेस पर तो वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा, उसके लिए या तो वो बेंड कर जाएगा अगर नॉर्मल नहीं है तो, और नॉर्मल है तो वैसे ही रह जाएगा। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटालिक या कंडक्टिंग सरफेस के पास आकर बेंड कर सकता है जिससे कि वो नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो और इसको क्रॉस वो नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी मेटल और कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे इंसिडेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितने तरह का होता है या कितने तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग मैग्नेटिज्म में भी समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने का एक तरीका है स्टेशनरी चार्ज और दूसरा तरीका है मैग्नेटिज्म के द्वारा। तो अगर कहीं पर कोई चार्ज रेस्ट में है तो अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या उसको हम लोग डायरेक्टली अभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं लेकिन उसको और क्लियरली बोलना होगा तो वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नेचर में इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में काफ़ी कुछ सिमेट्रिसिटी है, काफ़ी कुछ सिमेट्रिक है। जैसे किसी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करेगा तो मैग्नेटिज्म भी प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने का एक तरीका है स्टेशनरी चार्ज, दूसरा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। किसी रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हो तो उस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होता है, डेवलप होता है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ज़्यादा बिना कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए अभी बस ये जान लें कि दो तरह का होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाएगा, कभी भी वो लूप नहीं बनाएगा। ऐसा अगर कोई रिप्रेजेंटेशन है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये हो जाएगा रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन, ये गलत होगा। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ लूप, नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आगे चल के हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यानी कि जो चार्ज स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड,
वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक ओपन कर्व होगा, एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरी जगह पर वो टर्मिनेट होगा, कभी भी वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। अगर कोई क्लोज लूप ऐसा फॉर्म करके हम दिखा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता, वो एक रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप ही फॉर्म करेगा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी बस उसको डिस्कस कर रहे हैं, बाद में समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो दो तरह का हुआ, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इंड्यूस्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंजर्वेटिव इन नेचर है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करेगा वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर है, उसके द्वारा वर्क को स्टोर या कंजर्व नहीं किया जा सकता। यानी कि हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे ओनली फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं करेंगे। तो अभी तक जितना भी हम लोग कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के बारे में जाने, उसको अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। और मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जो है वो जेई और नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा जा चुका है। जैसे यहाँ पर इस 4 फिगर में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंटेशन करेक्ट हो सकता है, सही हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी ट्रू। तो चारों ऑप्शन को देख के ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हो सकता है। तो सभी प्रॉपर्टी को अगर ध्यान रखें तो किसको किसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं कि वो सही नहीं हो सकता है। जैसे बी, ये प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि उसमें अचानक कोई कॉर्नर या शार्प एज या टर्न नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई भी शार्प टर्न या एज अगर है, कॉर्नर बनता है, तो गलत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक स्मूथ कर्व होना चाहिए। तो ये तो स्मूथ कर्व है, लेकिन इसमें एज बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया। एक और प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट और कट नहीं करेगा। तो सी में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर कट और इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। बाकी ए और डी देख सकते हैं कि सभी तरह से सही है। कर्व स्मूथ भी है, कहीं इंटरसेक्ट और कट नहीं कर रहा, कहीं पर शार्प एज कॉर्नर नहीं बन रहा, कहीं पर कोई क्लोज लूप फॉर्म नहीं हो रहा, कहीं कोई कंडक्टिंग या मेटालिक सरफेस नहीं है कि जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रहा है। तो सारे प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए और डी ऑप्शन सही होगा। एक और एग्जांपल है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझते हैं। जैसे फिर से देख सकते हैं 4 ऑप्शन है और इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन कैन बी ट्रू। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर इसको और ज़्यादा सही करना है तो इसकी जगह पर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसको हम और क्लियर कर दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। इसमें गलती यह है कि शार्प कॉर्नर या एज बन रहा है, तो ये रिप्रेजेंटेशन भी गलत हो गया। और इसमें शार्प कॉर्नर और एज बनने के साथ साथ क्लोज लूप भी है, दोनों गलत है। और इसमें कहीं कोई गलती नहीं है क्योंकि ये कहीं पर कट नहीं कर रहा है, इसको आगे एक्सटेंड करके नहीं सोचें कि आगे जाकर कट कर लगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहीं तक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं भी कट कर नहीं रहा, कहीं क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रहा, ये रिप्रेजेंटेशन सही है। Which of the following can be true? यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा गया है। तो देखकर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों में से किस पॉइंट पर ज़्यादा होगा।
तो हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बी पॉइंट पर ज़्यादा होगा, इसलिए बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए से ज़्यादा है और इसलिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ऑप्शन सी सही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। इसमें कि Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना होगा। और ये भी बताना है कि Q1 और Q2 चार्ज का नेचर क्या होगा। कैसे इसको समझेंगे, ये क्वेश्चन JIT JEE और नीट में फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। हम लोग एक डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बारे में कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इमर्जिंग फ्रॉम अ चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। यानी कि किसी चार्ज से जो फील्ड लाइन निकलेगा उसका नंबर चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि जितना अधिक मैग्नीट्यूड होगा उतना ही अधिक प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है, ऑरिजिनेट होता है, और नेगेटिव चार्ज पर जाकर टर्मिनेट होता है यानी खत्म होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाकर खत्म हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। अब ये देखकर बता सकते हैं कि Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है तो Q1 है पॉजिटिव चार्ज एंड Q2 है नेगेटिव चार्ज। अब देखना है कि किस चार्ज से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो Q1 से देख सकते हैं कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहा है। यहाँ Q1 से निकल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये टोटल 12 फील्ड लाइन Q1 से निकल रहा है। तो Q1 का वैल्यू 12 के प्रोपोर्शनल में रखेंगे और Q2 पर जाकर देख सकते हैं कि कितना फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रहा है। Q2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाकर टर्मिनेट हो रहा है उसका नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो Q2 पर जाकर 8 फील्ड लाइन टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि Q2 का मैग्नीट्यूड 8 के प्रोपोर्शन में होगा। तो Q1 बाई Q2 का जो वैल्यू होगा वो 12/8 होगा। और यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि Q1 पॉजिटिव है और Q2 निगेटिव है, क्योंकि Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है और Q2 पे टर्मिनेट हुआ। तो Q1 पॉजिटिव होगा +12 और Q2 -8, इसलिए Q1 बाई Q2 का जो वैल्यू होगा वो +12/-8 के बराबर होगा। अगर यहाँ पर हम इसका वैल्यू देखें तो ये होगा -3/2। लेकिन अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड का साइन लगा दें, तो Q1 बाई Q2 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू होगा 3/2। यहाँ पर माइनस साइन हट जाए क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया जा रहा है। तो अगर मॉड लगाएंगे तो 3/2 प्लस होगा, और अगर मॉड नहीं लगाया गया तो चार्ज के नेचर को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, माइनस साइन के साथ आंसर होगा। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर मॉड लगाया गया है या नहीं लगाया गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगा और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है। इसलिए अगर मॉड का साइन नहीं लगाया गया है तो चार्ज के नेचर को भी हम लोग कंसिडर करेंगे, और अगर मॉड लगाएंगे तो केवल मैग्नीट्यूड को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक मेटालिक सरफेस है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता हुआ या उस पर इंसिडेंट होता हुआ दिखाया गया है। तो इसको बताने से कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो इसमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी ट्रू। तो मेटल के बारे में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी मेटल या कंडक्टर को पेनिट्रेट और क्रॉस नहीं करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाई एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर और मेटल। तो किसी भी मेटल या सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर कंप्लीटली खत्म हो जाता है, कभी भी कंडक्टिंग या मेटालिक रीजन को वो पेनिट्रेट या क्रॉस नहीं करेगा।
पहला कॉन्सेप्ट। और दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी मेटालिक या कंडक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट होगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलरली या नॉर्मली इंसिडेंट होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को सरफेस की तरफ आकर बेंड करना पड़े तो वो बेंड भी कर जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग और मेटालिक सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट होने के लिए वो सरफेस की तरफ बेंड भी कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल को क्रॉस कर गया है, पेनिट्रेट कर गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों में ही मेटल को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है। डी में क्रॉस कर रहा है तो ये भी गलत हो गया, बचा बी और सी। तो बी और सी दोनों में क्रॉस नहीं कर रहा है, लेकिन बी में देख सकते हैं, सी में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस की तरफ आकर बेंड किया और इसमें बेंड नहीं किया। तो सरफेस की तरफ बेंड इसलिए किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस पे नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा। अगर इस स्ट्रेट लाइन को देखें तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो वो सेंटर से पास कर जाएगा। कोई भी स्ट्रेट लाइन किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर परपेंडिकुलर तब होता है जब वो पास करता है सेंटर से। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन सरफेस के स्फीयर के सेंटर से पास करे तो वो सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास कर रहा है, इस स्ट्रेट लाइन ये यहाँ से यहाँ पर बेंड कर गया, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी सेंटर से पास कर जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये सभी स्ट्रेट लाइन सरफेस पर इस तरह से इंसिडेंट हुआ, जिसको आगे बढ़ाएंगे तो वो सेंटर से पास करेगा, यानी कि ये सभी परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुआ। तो सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पर नॉर्मली इंसिडेंट हुआ सी में, तो ये ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें केवल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेटल पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे इंसिडेंट होता है या कैसे उसको क्रॉस करेगा या नहीं करेगा, इस पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। एक सिचुएशन है कि किसी मेटालिक स्फेरिकल शेल के अंदर में एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। मेटालिक स्फेरिकल शेल यानी ये जो रीजन है वो मेटल का बना हुआ है, ये बना हुआ है कंडक्टर या मेटल का। ये जो थिकनेस दिख रहा है वो रीजन कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है। तो इस थिन स्फेरिकल शेल के अंदर में एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो इसमें कौन सा रिप्रेजेंटेशन सही इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो सकता है? तो हम लोग दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटालिक और कंडक्टिंग रीजन को क्रॉस या पेनिट्रेट नहीं करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी इंसिडेंट होगा तो वो परपेंडिकुलरली और नॉर्मली इंसिडेंट होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पॉइंट चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है वो रीजन को क्रॉस नहीं कर रहा है, पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सरफेस पे नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो रहा है। तो अगर ये चार्ज पॉइंट चार्ज सेंटर पर है तो ये रिप्रेजेंटेशन सही होगा। इसमें चार्ज सेंटर पर नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रीजन को क्रॉस या पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, मेटालिक रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं नहीं है, तो ये तो सही है। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होना चाहिए, तो क्या ये सही है? ये लाइन अगर देखेंगे तो ये परपेंडिकुलरली इंसिडेंट नहीं है। इसमें देख सकते हैं कि जो फील्ड लाइन इससे निकल रहा है चार्ज सेंटर पर नहीं है, इसलिए जो भी फील्ड लाइन निकल रहा है वो सरफेस की तरफ बेंड कर गया और जिससे कि वो सरफेस पे नॉर्मली या परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल को या कंडक्टर को क्रॉस या पेनिट्रेट नहीं कर रहा और सरफेस पे वो इंसिडेंट भी हो रहा है, तो परपेंडिकुलरली और नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। इसमें
परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, लेकिन वो मेटल को क्रॉस कर भी रहा है, रीजन में को भी क्रॉस करके जा रहा है, मेटालिक रीजन को क्रॉस कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो केवल सी ऑप्शन इसमें सही है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल सेंटर पे नहीं है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकल रहा है वो रीजन को क्रॉस भी नहीं कर रहा है, मेटल को पार भी नहीं कर रहा है, और नॉर्मली इंसिडेंट होने के लिए वो सरफेस की तरफ जाकर बेंड भी कर रहा है। तो ए और सी ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन इसमें ट्रू है, बी और डी गलत है। अब इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से यहाँ तक तो आया, उसके बाद फिर गैप में नहीं गया, फिर यहाँ से इमर्ज कर गया, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यही वाला है? ये नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस चार्ज चलते हैं वो इस सरफेस तक आकर ही खत्म हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आउटर सरफेस से इमर्ज कर रहा है वो इंड्यूस्ड चार्ज से चलते होगा, और जो सरफेस पर इंड्यूस्ड चार्ज हुआ होगा वही इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है कि बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है तो इनर सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और प्लस से माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा, और क्योंकि ये कंडक्टिंग मटेरियल न्यूट्रल था, इनर सरफेस पे माइनस चार्ज है तो आउटर पे प्लस होगा, और ये प्लस चार्ज जो आया वो इंड्यूस्ड चार्ज है, और इस इंड्यूस्ड चार्ज से चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर अपीयर नहीं हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस पर ही टर्मिनेट कर गया, वेनिश कर गया। इसलिए ऑप्शन ए और सी दोनों सही है।